नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें सितारगंज के आशीष जोशी टॉपर बने हैं, जबकि अल्मोड़ा के वैभव कांडपाल दूसरे और हल्द्वानी के पंकज भट्ट तीसरे स्थान पर रहे हैं। एग्जाम में 10 डिप्टी कलेक्टर और 10 टीएसपी समेत कुल 311 कैंडिडेट अधिकारी बने हैं। उत्तराखंड के कुल 36 विभागों को नए अधिकारी मिले हैं। पीसीएस का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हो गया है और टॉप 3 पोजीशन पर लड़कों ने बाजी मारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुल 311 कैंडिडेट अधिकारी बने हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। टॉप 3 में लड़कों ने मारी बाजी। पीसीएस 2021 का रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आशीष जोशी पीसीएस टॉपर बने हैं। टॉप 3 पोजीशन पर लड़कों ने बाजी मारी है। तो हरिद्वार पीसीएस 2021 एग्जाम का रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और अब बात करेंगे मौसम की। तो देर शाम के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में भी जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक ही बारिश हुई है। देहरादून में हुई बारिश के बाद कई इलाके लबालब भर गए हैं। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर, खुड़बुड़ा समेत कई इलाकों में जलभराव की खबरें हैं और जलभराव के चलते कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी हो गए हैं। देहरादून में हुई बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया है। राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी के घर में भी पानी घुस गया। गणेश जोशी के घर के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंत्री गणेश जोशी का घर तालाब बना नजर आ रहा है। इसमें घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक में पानी घुस गया और चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा है। बारिश के बाद जलभराव की खबरें कई जगहों से आ रही हैं। साथ ही कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया और मंत्री गणेश जोशी के घर में पानी कितना घुसा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन ने ड्रोन कैमरे से भूस्खलन जोन की तस्वीरें ली हैं। वहीं एक टेक्निकल टीम भी इस क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजी गई है। बीती रात वर्णावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर की वजह से भागने लगे। वहीं जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। आपको बता दें कि साल 2003 में वर्णावत पर्वत से लगातार 1 महीने तक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण कई घर और मकान टूट गए थे। वहीं एक बार फिर से लोगों के मन में वर्णावत पर्वत का डर पैदा हो गया है। आज हमारी पूरी टेक्निकल टीम गई है और तकनीकी विशेषज्ञ टीम, मैंने उनको कहा कि आप जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ भी चले जाएं, पूरा निरीक्षण करके लाएं कि क्या इसके कारण थे और क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी पर बढ़ते बोझ के बाद कैरिंग कैपेसिटी पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में अंधाधुंध निर्माण लैंडस्लाइड से शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब नैनीताल के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। सरोवर नगरी नैनीताल का भविष्य खतरे में है। ये हम नहीं, भूवैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट कह रही है। टिफिन टॉप में पहाड़ी गिरने से शहर हिल गया है और इससे बड़ा खतरा नैनीताल के चाइना पीक पहाड़ी के दरकने का बन रहा है। रिपोर्ट में मलबे के ऊपर बने मकानों पर भी खतरा बन रहा है। तो वहीं पर्यटकों की भीड़ और गाड़ियों का बढ़ता दबाव भी शहर को और खतरे में डाल रहा है। भूवैज्ञानिक नैनीताल शहर में प्रेशर को कम करने की सलाह देने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में ट्रीटमेंट को जरूरी बता रहे हैं। भाई पानी ही दुश्मन है,
जो मलबा, जो डेबरी जिसके ऊपर मकान बने हैं, अगर वो सैचुरेटेड हो जाएगा डोमेस्टिक वाटर से या रेन वाटर से, तो समझ लीजिए आने वाले समय में और बड़ी त्रासदी हो सकती है। दरअसल 2009 के बाद नैनीताल शहर की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और साल दर साल शहर के अलग अलग इलाकों में भूस्खलन होने के साथ अब नए जोन में कटाव से चिंता और बढ़ने लगी है। हालांकि नैनीताल के बलिया नाले में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो टिफिन टॉप और चाइना पीक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जिला प्रशासन नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बलिया नाला में काफी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। चाइना पीक का जो क्षेत्र है वहाँ पिछली बार लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, तो उसके बाद उसका एक टेक्निकल इंस्पेक्शन हमने कराया। वो फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगभग 60 से 70 लाख के आसपास डीपीआर भेजी गई है। बहरहाल अगर रिपोर्ट को दरकिनार किया गया तो आने वाले वक्त में नैनीताल बड़े भूस्खलन को दावत दे रहा है। जरूरी होगा कि शहर को बचाने के लिए वक्त रहते कोई ठोस कदम अभी उठा लिए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के वनफूलपुरा कांड के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के चलते उसके बाद के समय को असंवैधानिक माना है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफॉल्ट बेल देने से भी इंकार कर दिया था। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त समय जो लगा उसमें इनके खिलाफ सीसीटीवी के रिकॉर्ड, पेट्रोल बम और मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करनी थी और जांच भी की जानी थी, इसलिए समय लगा, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। जिसमें नीचे की कोर्ट ने 90 दिन के बियॉन्ड चार्जशीट फाइल करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उसको हमने यहाँ चैलेंज किया था और कहा था कि ये अवैधानिक है, बिना किसी आधारहीन है, बिना किसी आधार के टाइम को बढ़ा दिया गया है और 90 दिन के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो यह अक्यूज का अधिकार है कि उसको जमानत दी जाए। रुद्रपुर में मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वाले मौलवी पर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी मौलवी के बारे में परत दर परत बेहद डरावने वाली बातें सामने आ रही हैं। यहां तक कि बच्चियों को जिन्न का डर दिखाता था और मौलवी के पास से चाइल्ड पॉर्न वीडियोस का पूरा जखीरा मिला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के मलसी गांव की इस मस्जिद में उर्दू और इस्लाम की पढ़ाई करने आने वाली छोटी मासूम बच्चियों के लिए पिछले 2 महीने बेहद खौफनाक थे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये मौलवी पूछताछ में एक कर कई राज खोल रहा है जो हैरान करने वाले हैं। छोटी बच्चियों के यौन शोषण से पहले ये दरिंदा मौलवी इसकी पूरी कहानी लिखता, बड़े लड़कों को खराब पढ़ाई के नाम पर पीटता, बड़ी लड़कियों को शाबाशी देता और उन्हें विदा कर देता और उसके बाद छोटी बच्चियों के साथ एसी वाले कमरे में पॉर्न का गंदा खेल खेलता। बच्चियां अपना मुंह न खोल दें, इसके लिए उन्हें डिब्बे में बंद जिन्न का मौत वाला खौफ दिखाता। हैरानी की बात यह है कि मौलाना की शिकार हुई 6 बच्चियां अभी तक सामने आ चुकी हैं। हैरतन चीज ये है ना, तो इन बच्चियों को ये डराता था कि अगर तुम लोगों ने ये बात ना तुम्हारे मम्मी पापा को बोलोगे तो मेरे पास डब्बे में जिन होता है, मैं डब्बे में से जिन निकाल के वो जिन जो है तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देगा, तुम्हारा मम्मी पापा मर जाएंगे। तो वो बच्चे हैं, वो डर जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक पहली लड़की जब बोल दी तो उसकी माँ ने उसकी ग्रेविटी समझ ली और तत्काल यहाँ पर हमारे पास आ गई। पुलिस के मुताबिक मौलवी से घटना के बाद अपना मोबाइल छुपा लिया था, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर उसका मोबाइल पुलिस को मिल चुका है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है, क्योंकि मौलवी दिन रात पॉर्न देखता था। विशेष तौर पर उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का शौक था। उसकी मोबाइल चैट हिस्ट्री ने उसके इस गंदे शौक का पूरा खुलासा कर डाला है। उसने बड़ा चालाकी से, जब वो अरेस्टिंग हो रहा था तो उसने अपना फोन छुपा दिया था। तो पीसीआर के दौरान हमें उस मौलवी का फोन बरामद मिला है और आप हैरान हो जाओगे कि उसकी फ़ोन में भर भर के पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिला है और ब्राउज़र हिस्ट्री में
ब्राउजिंग हिस्ट्री में पुराने डेटों में कब कब क्या क्या पोर्न साइट्स एक्सेस किया है उसकी पूरी भंडार मिल चुका है। वाकई पुलिस को मिल रही जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। यही वजह है कि उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी है, जो मौलाना के हर काले पन्ने से पर्दा उठाएगी, ताकि फिर कोई मौलाना धर्म और शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चियों से न खेल सके। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में बीजेपी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मीटिंग में 2 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के सस्ता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो छोटी छोटी टीम बनाकर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलने के लिए कहा है। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा। अल्मोड़ा की पहचान सिर्फ संस्कृति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अब यहाँ के युवा खेल से लेकर विज्ञान तक में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। ऐसे ही युवा रक्षित भट्ट हैं, जिनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम भी रक्षित के घर तक पहुंची। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अल्मोड़ा के रक्षित भट्ट से बात हुई। रक्षित ने विज्ञान में अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है और एक स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे देश की सीमाओं से लेकर किसानों तक को फायदा पहुंच सकता है। इस तकनीक से अंतरिक्ष से धरती की साफ तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जिससे सेना को बहुत मदद मिल सकती है। इसके साथ ही रक्षित ने किसानों के लिए भी एक प्रोडक्ट बनाया है, जिससे दुनिया को बेस्ट क्वालिटी की सैटेलाइट इमेज उपलब्ध करा सकते हैं। रक्षित का स्टार्टअप 2025 में पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहा है। रक्षित की सफलता पर उनका पूरा परिवार खासा खुश है। एक स्पेस टेक कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है सैटेलाइट्स बनाने में, स्पेशली इमेजिंग सैटेलाइट्स बनाने में। इमेजिंग सैटेलाइट से आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर किसी भी समय एक तस्वीर खींच सकते हैं और हमारी यूनिकनेस ये है कि हमारी सैटेलाइट्स बादलों के आर पार देख सकती है और नाइट टाइम में भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर कर सकती है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं साथ ही जो है समस्त बरेली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हम सभी के लिए खुशी का दिन है। मन की बात में मोदी जी के साथ उनका इंटरव्यू आया था, बहुत अच्छा लगा। खूब तरक्की करें बच्चे, हम तो यही चाहते हैं, यही हमारी इच्छाएं हैं। आशीर्वाद है। हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के। रक्षित का परिवार पिछले 30 सालों से बरेली में रहता है, लेकिन अल्मोड़ा से नाता कभी नहीं टूटा। इसीलिए पीएम मोदी ने भी रक्षित के लिए अल्मोड़ा और बाल मिठाई का जिक्र जरूर किया। रक्षित के रिश्तेदार भी मानते हैं कि वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार था। वो बहुत होशियार लड़का था। वो यहीं शिशु मंदिर में पढ़ता था और वह रात दिन पढ़ते ही रहता था। किताब में ज़्यादा लगन में, उसी में ध्यान लगाए रहता था। खेल कूद भी करता था, उसमें ही लगा रहता था। आज कितनी खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, अल्मोड़ा के लोगों ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ऐसे एक युवा रक्षित ने अल्मोड़ा के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के बरेली का भी नाम रोशन किया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी और बरेली से चित्तरंजन की रिपोर्ट। कुमाऊं में सातू आठू उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। कई जगहों पर गमरा और महेश्वर को घर लाने के लिए विदा करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ के बुंगाछीना में आज गौरा और महेश्वर को विदा किया गया। इलाके की महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ पहले खेल और ठुल खेल लगाए। इसके बाद गौरा महेश्वर को मंदिर तक ले जाकर विदा किया गया और उसके बाद मंदिर में भी खेल लगाए गए। यहाँ स्थानीय नृत्य को खेल लगाना कहा जाता है, जो कि हर शुभ मौके पर किए जाते हैं। पिथौरागढ़ में सातू आठू पर्व का विशेष महत्व है। इसे संतान की रक्षा के रूप में माना जाता है कि मां गौरी को विदा करने भगवान शंकर आते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के गुरुकुल और ऋषिकुल परिसर में प्राचीन चिकित्सा विधा लीच थेरेपी यानी जोंक से इलाज की शुरुआत की गई। एलोपैथी और दूसरी चिकित्सा विधियों से निराश मरीज लीच थेरेपी का खूब फायदा उठा रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा विभाग में हाल ही में जोंक के जरिए मरीज का इलाज शुरू किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा के ग्रंथों में परजीवियों से इलाज का वर्णन है। लीच थेरेपी से खास तौर पर नसों की समस्या, त्वचा की समस्या, गंजापन और दिल की बीमारियों में राहत मिलती है। इसमें विशेष प्रजाति की जोंक को मरीज के प्रभावित अंग पर लगाया जाता है। मेडिकल प्रॉपर्टीज वाली ये जोंक अशुद्ध रक्त को पीकर बीमारी में आराम पहुंचाती है। काफ़ी साल पहले एक चोट लगी थी यहाँ पे, तो वो मतलब सही से ठीक नहीं हो पाई और निशान हो गया था एक बड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आया तो उसके मतलब 3 बार हो चुके, 3 बार लीच लगवा चुका हूँ, तो काफ़ी आराम है। निशान भी मतलब अब पहले ब्लैक था, अब धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है, मतलब सही। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी इनको, ये हमारी 5वीं सिटिंग है। काफ़ी आराम है। पहले स्वेलिंग आ जाती थी, वो स्वेलिंग नहीं आती है और वेट लॉस हो चुका है पहले से काफ़ी। पहले वेट ज्यादा था तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती थी। आयुर्वेद में जोंक से इलाज की विधि सदियों पुरानी है। माना जाता है कि पुराने समय में राजाओं का इस विधि से इलाज किया जाता था। आज भी विदेश में बड़े पैमाने पर स्किन डिजीज को खत्म करने के लिए लीच थेरेपी को अपनाया जाता है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में लीच थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए नई शुरुआत की गई है। इसके लिए शिक्षकों और मेडिकल के छात्रों को नए सिरे से ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी गई है। तो वेरिकोज वेन अगर आपको अर्ली स्टेज में आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेट स्टेज में भी आते हैं, और अगर वेरिकोज अल्सर बन गए तो भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी एक और चीज़ है, आपके गंजापन अगर बढ़ रहा है और आप लग रहा है कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और यंग एज में झड़ रहे हैं, तो एलोपेसिया एरेटा एक करके डिजीज़ होती है, उसमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो हम वहाँ पर लीच एप्लीकेशन करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एलोपैथी चिकित्सा के बढ़ते वर्चस्व और सरकारी इच्छा शक्ति की कमी से लीच थेरेपी सरकारी अस्पतालों से विलुप्त हो गई थी। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में लीच थेरेपी सुविधा मुहैया होने से एक बार फिर इस चिकित्सा पद्धति के लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।